चलिए बच्चों, आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ये पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, 500 BC में एक महर्षि थे। उनका नाम था महर्षि कणाद। ठीक है। और जो ये महर्षि कणाद थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई मैटर है और उस मैटर को अगर मैं ब्रेक करूं स्मॉल पार्टिकल्स में, ठीक है, उस मैटर को मैं ब्रेक करता चला जा रहा हूं स्मॉल पार्टिकल में, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपको एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा। स्मॉलेस्ट पार्टिकल का मतलब ऐसा पार्टिकल जिसको आप तोड़ नहीं सकते। क्लियर है? डायग्राम से आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक मैटर था जिसका बहुत बड़ा साइज था। उसको मैंने ब्रेक किया तो मुझे उससे छोटे साइज़ का मैटर मिला। फिर मैंने और ब्रेक किया तो उससे भी छोटे साइज़ का पार्टिकल मिला। फिर मैं ब्रेक करता हूँ तो लास्ट में मुझे एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जो स्मॉलेस्ट होगा, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और इस पार्टिकल का नाम महर्षि ने बताया परमाणु। ठीक है। सेम यही कंसेप्ट जो है दो साइंटिस्ट ने बताया था, वो थे डेमोक्राइटस और ल्यूसिपस। ठीक है। ये जो दोनों साइंटिस्ट थे, ये ग्रीक फिलोसोफर थे। एक्चुअल में साइंटिस्ट ना बोल के इनको फिलोसोफर कह सकते हैं। इन्होंने सेम यही बात कही थी जो महर्षि कणाद ने कही थी कि किसी भी मैटर को ब्रेक करोगे तो आपको फाइनली एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा। और स्मॉलेस्ट पार्टिकल को डेमोक्राइटस ने परमाणु ना बोल के क्या बोला? एटम। ठीक है। एटम का मतलब होता है इंडिविजिबल। एटम का मतलब है इंडिविजिबल, यानी एटम एक ऐसी चीज़ है जिसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, यानी एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। एटम के साथ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एटम और मॉलिक्यूल से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस क्या होते हैं, मूल कंसेप्ट क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो एटम और मॉलिक्यूल से रिलेट करती हैं, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो देखिए, ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होते क्या हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, और जब वो कंबाइन होंगे एटम्स तो वो सर्टेन लॉज को फॉलो करेंगे। उन्हीं लॉज को हम कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो आपके सिलेबस में 2 लॉ हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। अब देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जिस साइंटिस्ट ने बताया था वो थे एंटोनी लेवोजियर। ठीक है। ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे। इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में हमें बताया था। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या? ये लॉ कहता है कि टोटल मास ऑफ सब्सटेंस बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू
टोटल मास ऑफ सब्सटेंस आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, यानी रिएक्शन होने से पहले टोटल मास ऑफ सब्सटेंस बराबर होता है रिएक्शन होने के बाद टोटल मास ऑफ सब्सटेंस के। एक एग्जांपल से लेते हैं, जैसे कि मेरे पास एक रिएक्शन है H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। तो बिफोर द रिएक्शन मान के चलते हैं H2 मेरे पास 2 ग्राम था और Cl2 71 ग्राम था। ये बिफोर द रिएक्शन, क्लियर है। और रिएक्शन होने के बाद जो HCl था वो कितना था, 73 ग्राम, क्लियर है। तो आप देखिए कि यहाँ पर बिफोर द रिएक्शन आप जो है देखेंगे कि 2 ग्राम प्लस 71 ग्राम ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, 73 ग्राम। यानी बिफोर द रिएक्शन जो सब्सटेंस आपने लिए थे वो 73 ग्राम थे, और आफ्टर द रिएक्शन जो हमारा सब्सटेंस बना HCl वो भी कितना है, 73 ग्राम। इसका मतलब ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, क्लियर है। उसी तरीके से मान के चलिए कि मेरे पास एक रिएक्शन है, इसमें PbNO3 का होल ट्वाइस यानी लेड नाइट्रेट प्लस 2NaCl गिव्स PbCl2 प्लस 2NaNO3। ठीक है, मान के चलिए बिफोर द रिएक्शन मैंने जो लेड नाइट्रेट लिया था वो X ग्राम लिया था और NaCl जो लिया था वो Y ग्राम लिया था, क्लियर है। और रिएक्शन होने के बाद क्या क्या सब्सटेंस बने, एक तो बना लेड क्लोराइड PbCl2, वो मान के चलते हैं ये बनता है हमारा P ग्राम, और सोडियम नाइट्रेट बना हमारा Q ग्राम। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि X प्लस वाई इक्वल टू P प्लस Q, क्लियर है। यानी रिएक्शन होने से पहले जो सब्सटेंस आपने लिए थे उनका टोटल मास रिएक्शन होने के बाद बने सब्सटेंस के टोटल मास के बराबर होता है। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर 14 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन 10 ग्राम एसिटिक एसिड से कराई। ठीक है, किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर 14 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन 10 ग्राम एसिटिक एसिड से कराई। रिएक्शन होने के बाद जो है 16.67 ग्राम सॉल्यूशन हमको मिला, और कुछ गैस जो है एस्केप हो गई, यानी गैस जो है टेस्ट ट्यूब में से बाहर निकल गई, क्लियर है। तो अब क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि जो गैस टेस्ट ट्यूब से बाहर निकल गई उसका मास कितना होगा। तो आपको पता है रिएक्शन होने से पहले जो सब्सटेंस आपने लिए हैं उसका कुल मास कितना है, 14 प्लस 10, क्लियर है। और ये बराबर होता है किसके, रिएक्शन होने के बाद बने सब्सटेंस के मास के बराबर। तो रिएक्शन होने के बाद जो सब्सटेंस बने हैं उनके मासेस का सम कितना हो गया, 16.67 प्लस, और जो गैस एस्केप हुई उसका मास हमने मान लिया x, क्लियर है। तो अब ये 14 प्लस 10 कितना हो गया, 24 इक्वल टू 16.67 प्लस x। जब आप इसे सॉल्व करोगे x के लिए, तो x के लिए कैसे सॉल्व करोगे, 24 माइनस 16.67, ये आपको देगा 7.33 ग्राम। यानी जो गैस एस्केप हुई है उसका मास कुल कितना था, 7.33 ग्राम। इस तरीके से ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्वेश्चन हो गया। अब देखिए दूसरा जो लॉ है वो कहलाता है लॉ ऑफ
कांस्टेंट प्रोपोर्शन, क्लियर है, और इसको हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं, क्लियर है। और देखिए इस लॉ को जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसका नाम था जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया था, ठीक है। तो इसके अंदर ये लॉ है क्या? ये लॉ ये कहता है कि इन अ गिवन केमिकल कंपाउंड द proportion by mass of the elements are fixed irrespective of the source, क्लियर है। अब इसको मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। ये लॉ ये कहता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स के मासेस का रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स होता है, भले ही उस कंपाउंड को आप किसी भी सोर्स से ऑब्टेन करो। मैं वापस से रिपीट करता हूँ कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स के मासेस का रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स होता है, भले ही आप किसी भी सोर्स से उसको ऑब्टेन करो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए मैंने बच्चों से ये कहा कि वो वाटर सैंपल कलेक्ट करके लेकर आए, तो मेरे पास 3 बच्चे थे, 3 स्टूडेंट्स थे, और वो तीनों स्टूडेंट अलग अलग सोर्सेस से वाटर सैंपल कलेक्ट करके लाया। एक रिवर वाटर लेके आया, ठीक है, एक अपने घर के नल से पानी भर के ले आया टैप वाटर, और एक ले आया मडी वाटर, कीचड़ का पानी, ठीक है। अच्छा, तीनों वाटर को जब हमने देखा तो तीनों वाटर सेम एलिमेंट से मिलके बने हुए थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यानी तीनों तरह के वाटर सेम एलिमेंट से मिलके बने हुए थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। और तीनों के अंदर जब मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकाल के देखा तो वो रेशियो भी सेम आया, 1:8, 1:8, 1:8। 1:8 का मतलब हाइड्रोजन 1 ग्राम और ऑक्सीजन 8 ग्राम, ये उनके मासेस का रेशियो भी तीनों तरह के वाटर में सेम मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अलग अलग सोर्सेस से वाटर कलेक्ट किया, पर अलग अलग सोर्सेस से वाटर कलेक्ट करने के बावजूद भी वो वाटर सैंपल्स सेम एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं और उनके मासेस का रेशियो भी तीनों में क्या मिला, सेम मिला। इसी को कहते हैं हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, क्लियर है। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूँ। मान के चलिए हम लेबोरेटरी के अंदर CO2 प्रिपरेशन कर रहे हैं, CO2 प्रिपेयर कर रहे हैं, और CO2 प्रिपेयर करने के 2 मेथड्स हो गए मेरे पास। एक तो कार्बन को एयर की प्रेजेंस में बर्न करके, कार्बन यानी कि कोक, कोयले को, कोयला जो होता है कोक, उसको मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, कोयले को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करा तो CO2 बना, क्लियर है। और ऐसे ही CO2 बनाने का मैंने एक और मेथड इस्तेमाल किया, वो था बाय हीटिंग CaCO3। CaCO3 को जब हम हीट करेंगे तो CaO + CO2। तो मेरे पास अलग अलग सोर्सेस से CO2 कलेक्ट हो गए। पहला सोर्स था कोक और दूसरा सोर्स था CaCO3। डिफरेंट सोर्सेस से मैंने CO2 प्रिपेयर कर लिया और फिर मैंने ये पाया कि दोनों तरह के CO2 सेम एलिमेंट यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बने हुए हैं
और उनके मासेस का रेशियो मैंने निकाल के देखा तो वो भी सेम मिला और वो था 3:8, 3:8। क्लियर है? 3:8 का मतलब 3 ग्राम कार्बन एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से ये 2 लॉ हमारे कंप्लीट हो गए। अब देखिए, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होती है? ठीक है, इस थ्योरी को जॉन डाल्टन ने दिया था। क्लियर है? और इस थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स थे, वो मेन पॉइंट्स क्या थे? पहला पॉइंट क्या था कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। पहले पॉइंट में डाल्टन ने ये कहा कि जो मैटर होता है वो किससे मिलके बना हुआ होता है? इनडिविजिबल एटम से मिलके बना हुआ होता है। यानी इनडिविजिबल एटम का मतलब एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। तो मैटर ऐसे एटम से मिलके बना हुआ होता है जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। क्लियर है? नंबर 2, दूसरा जो पॉइंट था, दूसरा जो स्टेटमेंट था इस थ्योरी का, वो ये था कि ऑल द एटम्स ऑफ an element are identical in mass and in all other properties। ठीक है? सेकंड पॉइंट को मैं बता देता हूँ। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट है तो उस एलिमेंट के सारे एटम्स आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं। यानी आइडेंटिकल इन मास, सभी एटम्स का मास एक जैसा होगा और बाकी साइज, शेप सब एक जैसी होंगी। फॉर एग्जांपल, मान के चलिए मेरे पास एक एलिमेंट है आयरन। ठीक है? तो आयरन के अंदर जितने भी एटम्स होंगे, सारे एटम्स, चाहे ये एटम हो, चाहे ये एटम हो, चाहे ये एटम हो, कोई सा भी एटम हो, सभी एटम का मास, साइज, शेप जैसी चीज़ें कैसी होंगी? सेम होंगी। क्लियर है? सेम होंगी। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट ये है कि डिफरेंट elements have different atoms। अगर आपके पास अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो उनके एटम्स भी कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। जैसे मान के चलिए मेरे पास 2 एलिमेंट है, कॉपर और आयरन। 2 अलग अलग एलिमेंट हैं, तो कॉपर के एटम और आयरन के एटम्स के मास, साइज और शेप कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। क्लियर है? चौथा पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट हम पढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है कि एटम्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल। यानी एटम को हम इस दुनिया में से टोटली डिलीट नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। एटम को हम ख़त्म नहीं कर सकते। एंड इट रिटेन देयर आइडेंटिटी इन केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि जब एटम्स केमिकली रिएक्ट होते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को लूज़ नहीं करते, अपनी पहचान को नहीं खोते। क्लियर है? उसके बाद पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट ये कहता है कि जब एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं
इन सिंपल होल नंबर रेशियो, तब क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। जब एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो में तो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। जैसे कि मेरे पास दो एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों एलिमेंट हैं, और ये जब कंबाइन करेंगे इस रेशियो में, सिंपल होल नंबर रेशियो 2:1 में, तो ये क्या बनाएंगे? H2, जो कि एक कंपाउंड है। क्लियर है? ऐसे ही मेरे पास दो एलिमेंट हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, जब ये 1:2 में कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे? CO2, और जब ये 1:1 में कंबाइन होंगे तो बनाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। तो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो में, और कंबाइन होने के बाद आपको क्या मिलता है? कंपाउंड मिलता है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी। क्लियर है? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की एक कमी क्या थी कि जो आपका पहला वाला पॉइंट है, वो पहला वाला पॉइंट आधा सही है और आधा गलत है। सही क्या है? सही ये है कि मैटर एटम से मिलके बने हुए होते हैं, ये बात सही है। गलत क्या है इस पॉइंट में कि एटम्स आर इंडिविजिबल, यानी एटम्स को तोड़ा नहीं जा सकता, ये वाली बात गलत है। क्लियर है? क्योंकि एटम्स को प्रेजेंट एस्पेक्ट में देखें तो एटम को आज हमने तोड़ दिया है, और तोड़ने के बाद हमें क्या मिला है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मिले हैं। इसलिए ये पहला पॉइंट जो है डाल्टन का गलत है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आपकी कंप्लीट हो गई है। चलिए